ही का तमाम ये कम्बोजवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो, और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो शुरुआत करें पवन जी के साथ खबरों के विश्लेषण की। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि ऑन द शो के जरिए कि मनी सेंट्रल में आज के हम किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने जा रहे हैं, उन पर जो है विस्तार पूर्वक डिटेल में बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में होगी कटौती। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कच्चे तेल में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। उसका असर क्या आप लोगों तक पहुंचेगा, बातचीत होगी विस्तार से इस पर। चीन को सीधी उड़ान फिर होगी शुरू, क्यों ऐसी बात हम कह रहे हैं, अगर इस पर भी डिटेल में बातचीत होगी। टाटा ग्रुप में आखिर में क्यों नहीं बढ़ी हैं नौकरियां, तो इस पर भी डिटेल में करेंगे बातचीत। मॉनसून की विदाई का वक्त अब नज़दीक आ रहा है, इसके क्या कुछ मायने हैं और क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं और इनका क्या कुछ असर होगा, ये भी हम करेंगे काफ़ी विस्तार पूर्वक बातचीत। अदानी बांग्लादेश विवाद पर MEA ने क्या कहा है? जी हाँ, ये विवाद पर हमने कल भी बात की थी, आज इसमें क्या कुछ अपडेट्स है आपको बताएंगे। विपक्ष की सरकार वाले राज्य नाराज क्यों हैं, क्या है ये पूरी खबर जानेंगे आपसे बस कुछ ही देर में। लेकिन शुरुआत करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ती हुई कटौती के साथ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की संभावनाएं बढ़ गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने कहा कि ऑयल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतों में उस समय कटौती का विचार करेंगी जब लंबी अवधि तक कच्चे तेल का भाव निचले स्तर पर बना रहेगा। हाल ही में विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 3 साल के निचले स्तर $68 तक आ गया है और फिलहाल भाव $72 के करीब है। कच्चे तेल का भाव अगर लंबे समय तक $70 के करीब रहता है तो पेट्रोल डीजल के सस्ता होने की संभावना है। सर, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्रूड नीचे जा रहा है, ये मान के चलें कि जल्द ही का जो है कम से कम पेट्रोल डीजल की महंगाई से निजात मिलेगी लोगों को। विपुल नमस्कार। मिलनी चाहिए। देखिए 2 साल से आप देखेंगे तो जो डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत है उसमें कोई ऐसी कमी नहीं हुई, बारिंग वन ओकेजन जो अभी इलेक्शन से पहले एक कटौती की गई थी। अभी आप देखेंगे कि स्टेट के इलेक्शंस होने वाले हैं, हरियाणा और जो दूसरे जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं वो बिल्कुल सिर पे हैं। अभी पेट्रोल डीजल की कोई कटौती की उम्मीद आप नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब आचार संहिता लागू है, उसमें बवाल हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो बड़े स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र है, जैसे आपके पास झारखंड है, तो जिस लेवल पे जो कच्चे तेल के भाव हैं वो होवर कर रहा है, उस आधार पे अगर आप देखिएगा तो ये जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने बोला है इसको बेंचमार्क मान सकते हैं आप, इसको एक इंडिकेशंस मान सकते हैं कि अगर इस पे बना हुआ रहता है लंबे समय तक तो उसमें कमी आ सकती है। ये इस बात का संकेत करता है कि कंपनियां आगे से पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कमी करने की पहल कर सकती हैं। देखिए, किसी को ये उम्मीद नहीं थी, अभी से ज़्यादा दिन की बात नहीं करते हैं, अभी से 3-4 महीने पहले, कि साहब इस लेवल पे कच्चा तेल जा सकता है क्या। अगर गया है तो दबाव दोनों तरफ से बढ़ेगा। लोग कहेंगे कि साहब ऐसा है कि अगर कंपनियां नहीं काट रही हैं तो आप एक काम करिए, आप एक्साइज ड्यूटी काट दीजिएगा तो उसी में से कुछ कम हो सकता है। तो सरकार के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन जितनी मेरी समझ बनती है उसमें ये कि इतना एल्बो रूम है जिसमें कंपनियां ही पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस कम कर सकती हैं, तो लिहाजा सरकार को और ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र और हरियाणा के अभी से लेके जो भी ऑन गोइंग इलेक्शन का प्रोसेस है इसके बीच इससे लेके और महाराष्ट्र और झारखंड के जब चुनाव होंगे उसके बीच में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, इसके भरपूर आसार बनते हैं। चलिए, इस बीच चीन और भारत के बीच एक बार फिर से सीधी हवाई उड़ान सेवा शुरू होने की संभावना है। गुरुवार को इस सिलसिले में भारत और चीन के एविएशन मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई। कोरोना काल से पहले तक दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा चलती थी, लेकिन कोरोना काल में उसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में गलवान में हुए विवाद की वजह से उड़ान सेवा को नए सिरे से शुरू करने पर बातचीत नहीं हुई। भारत से चीन और चीन से भारत आने जाने के लिए किसी तीसरे देश से होकर जाना पड़ता है, लेकिन अब दोनों देश फिर से सीधी उड़ान सेवा शुरू करने पर
बातचीत कर रहे हैं। सर, इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? क्या ये मान के चलें कि जो तनातनी थी वो थोड़ी हद तक दूर होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि बहुत सारी चीनी कंपनियों को फिर से जो है हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर व्यापार करने के लिए भी छूट मिल रही है, और अब जो है यात्राएं विमान की शुरू हो रही हैं, तो जो कड़वाहट थी कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है, ये कारण है या कुछ और? 2-3 डेवलपमेंट हुए अप्रैल के बाद विपुल, जो आपको इंडिया चाइना के रिलेशंस में देखने को मिलेगा कि शायद एक नरमी आएगी और व्यापार और जो व्यापारिक संबंध हैं, दूसरे और जो संबंध हैं, वो बेहतर तरीके से फिर से सुचारू रूप से चलाए जा सकेंगे। शुरू करते हैं इस बात से कि आपने देखा होगा अखबारों में खबरें छपी कि साहब जो चाइनीज़ वहाँ से आना चाहते हैं, यहाँ पे वीज़ा पे उनको वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है। तो फिर आपने देखा कि अभी भारत सरकार ने उनके वीज़ा रूल्स में काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन दिए, क्योंकि यहाँ जो चाइनीज़ कंपनी है जो या तो ठेके पे काम कर रही हैं या जो ओरिजिनल चाइनीज़ कंपनी है, उनके पास जो चाइनीज़ प्रोफेशनल्स आते हैं उनके लिए वीज़ा में बड़ी दिक्कत आ रही थी। उसको सरकार ने काफ़ी हद तक रिलैक्स किया है। ये पहला संकेत अब से 2 महीना पहले मिल गया था। तो ये लग रहा था कि अब आगे जाकर के इसमें थोड़ी और बेहतरी आ सकती है। अभी कल एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया कि साहब जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें 75% प्रोग्रेस है। और फिर उसके बाद यहाँ के सिविल एविएशन मिनिस्टर चाइना के जनप्रतिनिधि से मिलते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि साहब हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर एक रिदम में हो रही हैं तो इसका अर्थ ये है कि इसका मतलब कुछ खास बात है, ये संयोग नहीं है कि आप बात कर रहे हैं कि साहब प्रोग्रेस भी है और फ़्लाइटें भी शुरू करेंगे। फ़्लाइटें शुरू करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट इस देश के बीच इसलिए है क्योंकि आने जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं एक ऐसे छोटा मोटा एग्जांपल आपको देता हूँ जी। 2019 में जब से मतलब 2020 में जब दोनों के बीच उड़ानें बंद हुई कोविड के बाद, उसके पहले आप देखिएगा तो कम से कम 8 लाख से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान और चाइना के बीच ट्रैवल किया। एक महीने में हमारी 500 फ़्लाइटें चलती हैं, जिसमें हमारे पास एयर इंडिया थी, हमारे पास हमारा फ़्लाइट इंडिगो था, उनके पास ईस्टर्न चाइना है, चाइना एयर है, और एक चाइना वेस्टर्न चाइना सादर्न करके उनकी एक एयरलाइंस है, वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल है। इन सब के बीच आप समझ रहे हैं कि तो आप 500 फ़्लाइटें महीने की कोई छोटी मोटी फ़्लाइटें नहीं होती हैं। और 2 बड़े देशों के बीच इस तरह से फ़्लाइटें बंद होना ट्रेड के लिए बड़ा नुकसान है। हम आप जा तो सकते हैं चाइना, लेकिन हम हांगकांग होके जाते हैं या दूसरे और जो डेस्टिनेशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में वाया में मीडिया जाते हैं। ये शुरू होने से एक तो देखिए जो हमारा ट्रेड है $120 बिलियन के आसपास, इतने बड़े ट्रेड में अगर आप अब्सेंट रखेंगे कम्युनिकेशन, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, आना जाना, तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो अगर ये शुरू हो रहा है तो हमें लगता है कि थोड़े महीने और लगेंगे। जैसे मेरा अपना मानना है कि 3-4 महीने लगेंगे इसको शुरू होने में, तो दिसंबर तक एक सामान्य सिचुएशन लौट जानी चाहिए। फैसला 2-3 महीने में होगा, तो 6 महीने आप लगा सकते हैं, क्योंकि फैसला होगा, फिर तैयारी होगी, फिर एयरलाइंस तैयारी करके फ्लाइटें शुरू करते हैं, तो सब मिला के थोड़ा वक्त है, बट काफ़ी उस जगह पे आ गए, उसके नज़दीक आ गए जहाँ पे दोनों देश के ट्रेड रिलेशंस और बेहतर हो सकते हैं। और बेहतर हो सकते हैं ट्रेड रिलेशन। तो मतलब ये मान के चलें कि जो तनातनी जैसी स्थिति अब नरमी आ गई है रिश्तों के अंदर थोड़ी बहुत। देखिए जो इसमें केंद्र में है वो केंद्र में है विदेश मंत्रालय, आप ऐसे समझिए। और जो लड़ाई का केंद्र था वो उसमें था हमारा सीमा विवाद। उस सीमा विवाद अगर नहीं होता तो ये फ्लाइटें कब की रिज्यूम हो चुकी होती। लेकिन क्योंकि वो केंद्र में है, लेकिन इस बात से अच्छा लगता है हमको जान करके कि इस बार सरकार ने बहुत हद तक अड़ के काम किया और ये दिखाने की कोशिश की कि साहब देखिए हम तो इससे झुकने वाले नहीं हैं। पर अब जाके उस जगह पे हम जहाँ पहुँच गए जहाँ ये रियलाइज़ किया चाइना ने भी, जो लगता है देख के कि ट्रेड का नुकसान है, बाकी जो म्यूचुअल ट्रेड है उसका नुकसान है, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, खर्चा ज़्यादा है। चाइना जाने में आपको 25-30 हज़ार में चाइना जाके आ सकते हैं, उसके लिए आपको 1-1.25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं अभी। तो आप समझिए कि आने जाने वालों को कितनी दिक्कत। तो संकेत इस बात की तरफ जाते हैं कि आगे जाके संबंधों में गर्मी आएगी। चलिए, इस बीच देश में सबसे ज़्यादा प्राइवेट नौकरियां देने वाले टाटा ग्रुप में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, उल्टे हल्की कमी देखने को मिली है। मार्च 2024 के अंत तक ग्रुप की लिस्टेड 23 कंपनियों में कुल 8,24,344 कर्मचारी काम कर रहे थे। 2023 के मार्च के अंत में यह आंकड़ा 8,24,379 था। टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों में सबसे ज़्यादा कर्मचारी टीसीएस, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स में काम करते हैं। कर्मचारियों की संख्या में मुख्य तौर पर टीसीएस में कमी आई है, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं।
तो सर इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? एक तो खैर आईटी क्षेत्र में थोड़ा एक नरमी भी देखने को मिली और थोड़ी सुस्ती देखने को मिली, क्या ये वजह रही या फिर और कोई वजह देख रहे हैं आप? नहीं, कोई और वजह मेरे जहन में नहीं आ रहा है। अभी आप आईटी का दबाव आप देख ही रहे हैं। देखिए ये अभी क्या हुआ, आप जब पिछले 2 साल के आंकड़े देखेंगे तो टीसीएस ने बहुत हायर किए और मार्केट को डिसरप्ट करने में, मार्केट को बिगाड़ने में कहीं एक तरह से तो टीसीएस का बड़ा हाथ है। आप देखेंगे जब सैलरी के हिसाब से तो टीसीएस में जो ऑन एन एवरेज सैलरी आपको मिलेगी वो बाकियों के मुकाबले या तो बराबर मिलेगी या उससे कम मिलेगी। तो मार्केट को डिस्टॉर्ट करने में टीसीएस का बड़ा योगदान रहा। ये आप जब कंपनी टू कंपनी जब आंकड़ों पे गौर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और बहुत लार्ज स्केल पे इन्होंने किया, बहुत जगह अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में, कई देशों में ये काम कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्से में काम करते हैं। तो जो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, ये बड़ा बहुत क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। जो इन्होंने ठेका वहाँ से उठाया, जो कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, वो बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उसके मुकाबले उन्होंने बहुत ही उस कीमत पे ठेका उठाया, उस कीमत पे कॉन्ट्रैक्ट उठाया कंपनियों का, जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है। तो ये देखेंगे कि उसमें से जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कोई बहुत ज़्यादा टीसीएस में आपको नहीं मिलेगा, खासकर एंट्री लेवल पे। और आप जहाँ से इन्होंने हायरिंग की है उनसे आप पता कर सकते हैं, तो आपको लगेगा कि बहुत उस लेवल पे है जहाँ पे सैलरी बहुत कम है। तो अगर आप वहाँ से, क्योंकि कमी इसलिए भी आई कि कुछ लोग तो निकाले गए और काफ़ी लोग छोड़ के भी गए, एट्रिशन रेट जिसको आप कह सकते हैं, उसमें काफ़ी लोग, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। सवाल है कि जिसको 50,000 की सैलरी मिल रही है वो उसको 60,000 मिल रहा है, तो आप समझिए कि एक मेजर वो 20% का इंक्रीज है। तो वो ऐसे लोग आए गए हैं, बहुत हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बारीकी से और देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि शायद इसकी वजह हो सकती है। ठीक है सर। इस बीच देश में मानसून सीजन आधिकारिक तौर पर इस महीने के अंत में समाप्त हो जाएगा और मौसम विभाग का ये मानना है कि 22 सितंबर से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों से मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 19 से 25 सितंबर के दौरान मानसून की वापसी को लेकर के परिस्थितियां अनुकूल होने का अनुमान है। पिछले साल 25 सितंबर से मानसून की वापसी शुरू हुई थी। इस साल मानसून सीजन के दौरान देश भर में भले ही औसत से ज़्यादा बरसात हुई हो, लेकिन बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बरसात की कमी देखी गई है। हालांकि देश भर में औसत बरसात सामान्य से 8% ज़्यादा है। सर, अब मानसून ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर है, लेकिन अगर हम ये देखें कि किस तरीके से बुआई हुई है और उस चश्मे से अगर देखने की कोशिश करें तो कैसे देख रहे हैं आप इस मानसून को? सामान्य कहेंगे या अनइवन कहेंगे, या इसको किस तरीके से देखा जाए इसको? नहीं, मानसून आप टेक्निकलिटी के हिसाब से आप देखिएगा तो मानसून की स्थिति बेहतर है। और 3-4 स्टेट को अगर आप छोड़ेंगे जहाँ पे डेफिसिट रेन की बात आप कह रहे हैं, तो बाकी और स्टेट में कहीं कहीं आपको दिखाई देगा कि साहब यहाँ पे सरप्लस बारिश हुई है। सरप्लस बारिश के साथ साथ आपको ध्यान जो, जैसे उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे एक दिन कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो देखिए, बारिश होना ज़्यादा वो काफ़ी नहीं है, काफ़ी है कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। वो सब जगह हुआ है कि नहीं। एक जगह बारिश तो हो गई सरप्लस, दूसरी जगह बारिश हो गई बहुत ज़्यादा डेफिसिट। तो जिस एरिया में डेफिसिट वहाँ पे फसलों को बड़ा नुकसान होता है। आपने फसल बो तो दिया, लेकिन उसको पानी चाहिए तो पानी समय पे नहीं मिल पाएगा। तो उस तरह से कुछ जगह पे पैची रेंस हैं जो ज़्यादा नुकसानदायक हैं अभी। लेकिन मोर और लेस आप देखेंगे तो मानसून की स्थिति ठीक ठाक है। कुछ फ्यू पैचेस अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आप पूरे देश में इन 4 राज्यों को छोड़ करके मानसून की स्थिति बेहतर है। हर साल अब इस बार जैसे अब है कि 19 तारीख से मानसून जो वो रिट्रीट करेगा, साउथ वेस्ट मानसून, फिर उसके बाद 19 से 25 तक। तो कुल मिलाकर जो है आप स्विंग बेहतर है, स्विंग बेहतर है। उसके अलावा जो रिजर्वायर की स्थिति देखते हैं जिसमें 85% वाटर है देश के, जो 200 से कम रिजर्वायर हमारे पास है, सारे रिजर्वायर में आप देखेंगे कि पानी का लेवल 85% है। तो जो बहुत हेल्दी ट्रेंड है ये जहाँ तक मानसून की बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब बुआई जो है वो ठीक चल रही, कहीं कोई मतलब ऐसी कोई समस्या वाली बात कहीं नहीं है बुआई? ऐसा नहीं जिसके लिए चिंता की बात है। ठीक है।
इस बीच अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा था कि स्विस अथॉरिटीज़ ने अदानी ग्रुप से जुड़े 6 बैंक खातों में 31 करोड़ डॉलर को फ्रीज कर दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी कहा था कि अदानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच के बाद स्विस अथॉरिटीज़ ने ग्रुप के 31 करोड़ डॉलर को फ्रीज किया हुआ था। सर, ये हिंडनबर्ग और अदानी ग्रुप के बीच की तनातनी खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। क्या कुछ वजह और क्या कुछ कारण? इसमें मज़े की बात है विपुल की जो हिंडनबर्ग ने जो हवाला दिया है वो स्विट्ज़रलैंड के एक न्यूज़पेपर का हवाला दिया है। ये खबर जो है स्विट्ज़रलैंड के एक अखबार में छपी है, उसका हवाला हिंडनबर्ग ने दिया है। जो जितनी अखबार में पढ़ के जो बात समझ में आई तो इस पर है कि साहब स्विस बैंक ने इनके 31 करोड़ डॉलर जो हैं वो फ्रीज कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि साहब ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये तो उससे हाथ धो के बैठ गए कि हम उसमें हैं ही नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इसमें ये विवाद देखिए, अब केवल ये नहीं है कि ये हिंडनबर्ग और अडानी के बीच की लड़ाई है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि कुछ बातों में सच्चाई भी हो सकती है, कभी जांच तो हो, जांच जब करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इसमें जहाँ तक समझने की बात है तो इसमें तो अडानी हाथ धोकर बैठ गए कि साहब हम तो हैं ही नहीं इसमें। तो आप इसमें जो केंद्र में है वो स्विट्जरलैंड का एक न्यूज़पेपर है जिसका हवाला दिया है उन्होंने। ठीक सर। इस बीच अदानी पावर और बांग्लादेश सरकार के बीच पावर डील को लेकर के चल रहे विवाद के मसले पर विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये पावर डील भारत की एक निजी कंपनी और बांग्लादेश सरकार के बीच हुआ समझौता है और इसको लेकर कोई भी विवाद का हल निकालने के लिए दोनों पक्षों को बैठना होगा। कल इस पर हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी। ये पूरा मामले से भारत सरकार क्या ये मान के चले कि पीछे रहेगी? अब अदानी और बांग्लादेश सरकार इस मामले को लेकर के निपटेंगे क्योंकि ड्यूज तो हैं अदानी के। कल में हम लोगों ने क्या बात की थी? बिल्कुल सही बात, क्या यही बात आपने की थी कि इस मामले को लेकर के भारत के इतना आसान नहीं है कि अडानी यहाँ से आपको पावर सप्लाई कर रहा है, आप कल को बैठ जाएंगे कि साहब हम पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। अब आप देखिए बिट बाय बिट इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो कल ये खबर आई कि साहब उन्होंने बोला है कि हम बिज़नेस को रिव्यू करेंगे। उसके बाद भारत सरकार के हवाले से ही कहा जाता है कि दोनों लोग मिल बैठ के सुलझाएं। डिप्लोमेसी में ऐसे ही होता है। तो जब ये कह रही है भारत सरकार के हवाले से कहा जा रहा है कि मिल बैठ के सुलझाएं, तो वो मिल बैठ के सुलझाएं, वो उनको राय नहीं दे रही है, वो सजेशन नहीं दे रही है, इसमें कोई एक संदेश है। सरकार ऐसे ही फंक्शन करती है, ये समझना पड़ेगा। तो जब भारत सरकार कहती है कि साहब मिल बैठ के सुलझाए तो उसका कोई अर्थ है। तो मैं कल आपको ये कह रहा था कि इतना आसान नहीं है, इस समस्या का निदान आसानी से निकल जाएगा। 2-4 दिन, 10 दिन, 2-3 हफ्ते ज़्यादा गुजर सकता है। आप किसी के 3,500 करोड़ रुपए लेके बैठ तो नहीं सकते ना। बिल्कुल। इस बीच केंद्र में विपक्षी दलों के शासन वाले 5 राज्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि सरकार टैक्स से होने वाली कमाई के बंटवारे में उनके साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत करते हुए गुरुवार को केरल में 5 राज्यों का एक कॉन्क्लेव हुआ जिसमें केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि इस कॉन्क्लेव में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब के मंत्रियों ने भाग लिया था। सर, एक और आरोप विपक्ष की तरफ से यहाँ पर सरकार के ऊपर लगाया गया है कि जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अनइवन है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कौन कौन लोगों ने शिरकत किया इसमें? विपक्षी दलों के वो सभी सरकारें हैं जहां पर बीजेपी पावर में नहीं है। बिल्कुल। जहां पे दूसरे कहीं कांग्रेस है, कहीं तेलंगाना में कांग्रेस है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब साउथ से बिल्कुल नॉर्थ की दोस्ती देख रहे हैं। आप इस बात को समझिए, हम सबको समझने की ज़रूरत है कि जीएसटी में अभी तक जो डिवोल्यूशन है मनी का वो बहुत फेयरली डील होता है। जैसे वोटिंग होती है, वोटिंग होती थी इवन इस सरकार में भी, मतलब इस वित्त मंत्री के रहते हुए भी अगर कोई भी स्टेट अगर विरोध कर देता है तो उसको ये आगे के ऊपर टाल देते हैं। जब तक उस पर कंसेंसस नहीं बनता है तब तक आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया होगा, मैं तो एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता आपको, कुछ महीने या 1 आध साल पहले की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जीएसटी के मामले में जो स्टेट असेंबली हैं उसका मैंडेट, उसका फैसला जो है वो जीएसटी काउंसिल पे प्रभावी होगा। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है तो आप असेंबली में पास करवा लीजिए। लेकिन आप ये नहीं कर, देखिए मुझे पर्सनली पूछिएगा तो इसमें राजनीति ज़्यादा है।
और इसमें एक्चुअल जो जीएसटी के मामले हैं वो कम है। ये इनसे अगर कोई डिटेल मांगने लग जाए तो डिटेल देना भारी पड़ जाएगा कि हुआ क्या है। ठीक, ये फिलहाल यहाँ पर राजनीति जो है वो हावी होती हुई दिखाई दे रही है और इन सब के बीच में देश में ई कॉमर्स कारोबार करने वाली दिग्गज कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को कंपटीशन कानून के नियम तोड़ने का दोषी पाया गया है। अंग्रेजी समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक भारत के कंपटीशन कमीशन सीसीआई दोनों ई कॉमर्स कंपनियों को सीसीआई ने दोषी पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीआई की जांच में ये पता लगा कि दोनों कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट को जो है बेचने का ज़्यादा दबाव दे रही हैं और अन्य सेलर्स को सिर्फ अपना डेटाबेस दिखाने के लिए रखा गया है। सर, एक और खबर अमेजन से जुड़ी हुई, क्या कोई एक्शन हो पाएगा इस पूरे मामले पर लिया जाएगा, या फिर आपको लगता है कि अब जिस तरीके से शिफ्ट हो रहा है मामला, जो कि हमने चाइना के बारे में अभी हम बातचीत कर रहे थे, तो क्या चाइना के साथ हम जिस तरीके से नज़दीक जा रहे हैं तो क्या हम यूएस से दूर होंगे? नहीं, ये इसमें ज़्यादा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। हम याद कर रहे हैं कि अभी से 3 हफ्ते पहले पीयूष गोयल ने अमेजोन के बारे में बोला कि साहब वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनका वो फेयर नहीं है, अनफेयर प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं और यहाँ के जो लोकल सेलर्स हैं, जो स्मॉलर सेलर्स हैं, उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके बाद ये फैसला आया है। उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सरकार के अलग अलग मंत्रियों ने ये बात कही। तो मैं इसको भी केवल संयोग नहीं मानता हूँ, आपको कड़ी से कड़ी जोड़ने की ज़रूरत है। इसमें सीसीआई ने ये रिपोर्ट तैयार किया है। सीसीआई ने रिपोर्ट तैयार किया है, रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि सीसीआई ने रिपोर्ट तैयार किया हुआ है। इसके बाद भी अगर सीसीआई कोई फैसले पहले तो सीसीआई में अपील होगा, इस अपील के बाद भी अगर कोई फाइनल फैसला होता है उसके बाद फिर ये अदालत में जाएगा। तो अभी देखिए, दोनों बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और एफडीआई आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल एफडीआई चाहिए होता है। और ये सब अभी मैन्यूवरिंग है, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में चुनाव है तो आपको हरियाणा में सेलर्स बहुत हैं, स्मॉल ट्रेडर्स बहुत हैं और जो बहुत प्रभावी हैं वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। फिर महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे, वहाँ भी प्रेशर ग्रुप ये किया है। तो उसका सीसीआई से कोई लेना देना नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की खबरें अभी जो सत्ता हैं, सत्ता को ज़्यादा सूट करती हैं। तो इसलिए ये एक महज संयोग है कि सीसीआई ने अगर ये रिपोर्ट तैयार किया है तो ये एक ऐसे टाइम पे आ रहा है जब इलेक्शन चल रहा है, और ऐसे टाइम पे आया है जब अभी से बाद इलेक्शन होने हैं। और ये महज संयोग है कि ये इस देश की सरकार को इलेक्शन लड़ने में सूट करता है। तो कई सारी बातें यहाँ पर निकल कर के आई हैं और अब इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश को समाप्त करने का वक्त हो गया है। पवन जी, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और वीकेंड पे मनी 9 के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा, क्योंकि वीकेंड पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम लेकर के आते हैं, चाहे वो कंपनी नामा हो। इस बार के रविवार को 7 बजे शाम को जुड़ना मत भूलिएगा। हमारे साथ नीलेश शाह जी जुड़ेंगे और उनके साथ हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। ये भी जानने की कोशिश की है कि आखिर में उनका रुझान शेयर बाज़ार की तरफ कैसे हुआ और अगर यूएस फेड कटौती करता है तो क्या उसका किस तरीके का असर भारतीय शेयर बाज़ारों पर और क्या आरबीआई पर भी दबाव बढ़ेगा कि इसी साल रेट कट कटौती की जाए। कौन से सेक्टर हैं जो आगे चलेंगे, इन तमाम पहलुओं में बातचीत, स्पेशल बातचीत जो है आप देखना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। ऐसे ही का तन्हा